हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, हमने एचपीटैट में केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। सो लेट्स देन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच इज़ एन एनिमल फाइबर? तो इनमें से कौन सा एनिमल फाइबर है? तो देखो, जो एनिमल फाइबर होते हैं ये नेचुरल फाइबर होते हैं जो मेनली या फिर आप कहो कि लार्जली वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो सिल्क है वो एक एनिमल फाइबर का एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और इसके एनिमल फाइबर के और एग्जांपल आते हैं। हेयर आ गए, आपके फर आ गए, फीदर्स आ गए, ये भी एनिमल फाइबर में आते हैं। ओके। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो कॉटन और जूट हैं ये नेचुरल प्लांट फाइबर में आते हैं और जो एक्राइलिक है ये एक सिंथेटिक फाइबर है। ओके। सो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो पूछा है ए पेयर ऑफ प्रोपेनोन एंड प्रोपेनोल इज। तो इन दोनों का रिलेशन पूछा है आपस में कि इन दोनों का पेयर जो है प्रोपेनोन का और प्रोपेनोल का, ये क्या है? मेटामर है, टॉटोमर है, चेन आइसोमर है या फिर फंक्शनल आइसोमर है? तो देखो, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनल आइसोमर्स। जो प्रोपिनोन और प्रोपिनोल का पेयर है वो फंक्शनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, सेम होता है। और फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हम देखें तो क्या बताया, फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। सो जो प्रोपिनोन एंड प्रोपिनोल है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C3H6O। ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखें तो प्रोपिनोल में ओल आ गया यानी कि एल्कोहल, OH एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। और प्रोपिनोन में आ गया ओन यानी कि कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आ गए डिफरेंट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3। मोल पर लीटर पर सेकेंड आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ विच रिएक्शन। तो बोला है कि जो मोल पर लीटर पर सेकेंड है ये किस रेट कांस्टेंट की यूनिट है, किस ऑर्डर की यूनिट है ये? तो देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आपको दी हुई है, तो ये है आपके 0 ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और अगर यहाँ पे आपको दिया होता पर सेकेंड तो वो आ जाती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैलेमाइन और इज। तो कैलेमाइन किसका और है ये पूछा है। ओके। सो कैलेमाइन इज और ऑफ जिंक, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है, कैलेमाइन होता है जिंक कार्बोनेट, दिस इज कैलेमाइन। सो या इट इज और ऑफ जिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वाटर फ्रीजेज एट टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल। तो पूछा है कि फारेनहाइट स्केल पर वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज करता है। तो देखो, हमें इतना तो पता है कि जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस में 0 डिग्री पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है वो फ्रीज करता है वाटर, है ना। और पूछा किसमें क्वेश्चन में? फारेनहाइट में। तो आपने फारेनहाइट इधर लिख रही हूँ मैं, ये आ गया सेल्सियस एक साइड और दूसरा गया फारेनहाइट। तो फारेनहाइट स्केल पे ये करता है 32 डिग्री फारेनहाइट पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। सो फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये आ गया आपका साथ में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब देखो फिल करके देखते हैं इसे। तो देखो, ये आ गया 9/5 और सेंटीग्रेड में हमें बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे करता है, तो कर दो मल्टीप्लाई 0 से प्लस 32। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो कितना आ गया? 32 फारेनहाइट आ गया, 32 डिग्री फारेनहाइट। सो या बी ऑप्शन आ गया। ओके।
इसमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान में रखना कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया होता तो वो क्या था। तो हमें पता है कि सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है 100 डिग्री पे, और फ़ारेनहाइट पे कितना आता है, ये आता है 212 पे। ओके, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज। तो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन सी कंडीशन एप्रोप्रिएट है। तो स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस कब होती है, जब वो खुद से होती है, और इसके लिए आपका डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, और एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस दिस शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब अगर डेल जी हमें नेगेटिव चाहिए, वेट, अगर हमें डेल जी नेगेटिव चाहिए तो ये होना चाहिए लेस देन ज़ीरो। तो देखो डेल जी ज़ीरो से कम किस किस में है, सो ऑप्शन नंबर बी में है एक, और एक ऑप्शन नंबर सी में। अब चेक करते हैं एंट्रोपी को। तो पॉजिटिव कब होगी, जब वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी, है ना। तो ये किस में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of the acid mainly। तो बोल रहे हैं कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट और येलो क्लाउड से बना होता है, और ये जो क्लाउड्स हैं ये किस एसिड के होते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन इज। तो डेक्रोन की मोनोमर यूनिट पूछी है तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेट इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरफ्थलिक एसिड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच शोज मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर अमंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड सिलिकॉन। तो पूछा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और सिलिकॉन में से किसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। तो देखो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अब देखो जो सोडियम है, सोडियम इट इज़ इन ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में आता है, जबकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये दोनों ग्रुप 2 में आते हैं, ग्रुप 1 एंड ये ग्रुप 2 में आते हैं, और सिलिकॉन तो कार्बन फैमिली में आगे जाके। तो देखो सोडियम आएगा आपका लेफ़्ट में, और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम आ रहे हैं राइट में, तो लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा सोडियम का, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आएगा सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, वेट, इसका ऑर्डर आ जाएगा सोडियम का सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम का, देन बेरिलियम का, देन सिलिकॉन का। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनऑर्गेनिक बेंजीन हैज़ फार्मूला। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला पूछा है, तो इट इज़ B3N3H6। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला आ गया, B3N3 एंड H6। इसे हम बोराजीन भी कहते हैं, बोराजीन, क्योंकि ये बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है और आइसो स्ट्रक्चरल होती है, इसलिए इसे हम बोराजीन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो आइसोटोप हमें पता है कि क्या होते हैं, एटम्स हैं एलिमेंट की जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर
डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो अब पूछा है कि कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप, कोबाल्ट का आइसोटोप किस डिजीज़ को की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और जो आइसोटोप यूज़ होता है वो होता है कोबाल्ट 60। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। The value of pH for a mixture of acetic acid and sodium acetate is। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का एक मिक्सचर है और आपको उस मिक्सचर की पीएच वैल्यू बतानी है। तो एसिटिक एसिड होता है ये CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है और ये सोडियम एसीटेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और जब इन दोनों का मिक्सचर होता है वो मिक्सचर एक एसिडिक बफर बनाता है, एसिडिक बफर। तो इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। और जो इस मिक्सचर की वैल्यू आती है पीएच वैल्यू वो आती है आपकी 4.75। आप इसे याद रख सकते हो। ओके, सो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। Catalyst used in hydrogenation of vegetable ghee from vegetable oil into वनस्पति घी। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपका हमने बनाना है वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल से। रुको, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, इससे हमने बनाना है वनस्पति घी और ये बनाएंगे प्रोसेस से जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन। तो इस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो इसको देखो, ये आ गया आपका वेजिटेबल ऑयल, इस तरह से आ जाएगा। ये मान लो ये है आपका वेजिटेबल ऑयल और ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, मतलब इसमें बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजनेशन करेंगे इसकी तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी यहाँ पे और इस साइड भी हाइड्रोजन आ जाएगी और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। रुको, ये आ जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका हाइड्रोजनेशन से। तो अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है। तो निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, निकल कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 4p ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल में हमें रेडियल नोड्स बताने हैं। तो रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब ये जो n होता है ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो 4p ऑर्बिटल है तो अब देखते हैं इससे। तो n के आगे यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा आपका 4, तो 4 लिख दिया। l, अब l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू होती है, p ऑर्बिटल है ये, तो p ऑर्बिटल के लिए आपकी l की वैल्यू 1 होती है, 1। तो l आ गया 1, कर दो 1 माइनस और आगे फॉर्मूले में -1 है तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड विल बी 2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल ऑफ विट्रियोल इज़। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किस एसिड को कहते हैं। तो ये कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, दैट इज़ H2SO4 को। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ग्रुप 16 में आती है आपकी ग्रुप 16 में आती है आपकी ऑक्सीजन फैमिली और इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजन, इट इज़ ऑक्सीजन फैमिली और इन्हें हम कहते हैं चैल्कोजेंस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, चैल्कोजेंस।
अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो नोबल गैसेस आती हैं आपके ग्रुप नंबर 18 में। हेलोजेंस आती हैं आपके ग्रुप नंबर 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन ड्रॉप्स आर, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे आएगा रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल, तो क्वेश्चन में पूछा है कि रेन ड्रॉप जो होती हैं वो स्फेरिकल होती है शेप में। दिस इज़ स्फेरिकल होती हैं शेप में, तो ये किस वजह से होती हैं? दिस इज़ ड्यू टू, किस वजह से होती हैं? तो देखो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं दीज आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब किस तरह से? तो जो सरफेस टेंशन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ सरफेस एनर्जी, और हर एक बॉडी चाहती है कि उस पर सरफेस एनर्जी सबसे कम लगे, और जो स्फेयर होता है इसकी सरफेस एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए रेन ड्रॉप्स हमेशा स्फेरिकल होती हैं शेप पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।